अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। भारतीय मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी का एक वाक़या सामने आता है और अब तक की जो इतलात हैं, गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या हमने देखा कि पहलगाम के इलाके में, जो कि एक टूरिस्ट साइट है बेसिकली, वहाँ पर कुछ सयाह मौजूद थे जो कि फ़ैमिलीज़ के साथ वहाँ पर आए, अनआर्म्ड थे, सिविलियंस थे। उनको टारगेट किया गया, 27 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट की गई, 12 अफराद ज़ख्मी हुए और ये भी बताया गया कि इनमें से जो मेजॉरिटी है इनका ताल्लुक गुजरात से, कर्नाटक से था। कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट नामी एक तहरीक ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसका रिस्पॉन्स भी सामने आता है और उसको उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो कंडेम करते हैं कि इनोसेंट सिविलियंस को इस तरह से टारगेट किया गया। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर एक हम देख रहे हैं कि वेव है पाकिस्तान को ब्लेम करने की, उसको भी कंडेम किया गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि हमें इल्ज़ाम देना सलूशन नहीं है, ना ही देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि चूँकि तारीख़ भी इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है, जब ऐसा कोई वाक़या वहाँ पर होता है तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता है। इसी नौयत का एक वाक़या 2000 में भी हुआ, 2001 में भी हुआ था। उसके बाद होने वाला कश्मीर में यह सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है। तो किस तरह से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए डिप्लोमेटिकली, और साथ साथ जो इंडिया में ये वाक़या हुआ है इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कि 2001 के बाद हम देख रहे हैं इस नौयत का बड़ा हमला इंडियन साइड पर होता है कश्मीर में, लेकिन जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है या इंडियन मीडिया पर देखने को मिल रहा है उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है साथ साथ। क्या लगता है आपको कि एक टूरिस्ट साइट जिस पे कुछ सिविलियंस मौजूद थे उनको टारगेट करने की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसका रिपरकशन क्या होगा? पहली बात तो चीज़ है कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंपथीज़ में कि जो सिविलियंस और उनके मारे गए कंडोलेंस, क्योंकि जो सिविलियंस पे अटैक है वो तो कोई जस्टिफाई नहीं हो सकता। लेकिन इसको देखना ये पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान में सिविलियंस पे अटैक हो रहे हैं तो क्या उसी तरह इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया है। यहाँ तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया है, तो एक फ़र्क है। वहाँ जब बलूचिस्तान में ट्रेन से जब उतारे गए थे लोग और उनके शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें मारा गया था तो दुनिया से कंडोलेंसेस आई थी। मेरा ख्याल था भारत से भी आएंगी, मुझे याद नहीं, अगर आपको याद है तो आप मुझे याद करा दें। सही। तो इसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता सिविलियंस को मारना, तो इसलिए इस पे तो मैं इतना ही जवाब दूंगा। जो अच्छा, बाकी ये कौन लोग हैं, ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये तो जो कब्रिस्तान हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो हैं वहाँ शहीद हैं, अनमार्क्ड ग्रेव्स में हैं, कई मार्क्ड हैं, और वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कितने लोग शहीद हो गए इसमें। तो अब ये इसके पीछे कौन है, ये कहानी तो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगी, अगर कभी पता चली। इससे पहले मुझे याद है वो अल फरान ने सिविलियंस को मारे थे इसी जगह पे, पहलगाम पे, उसमें से 4 तो बंदे को पता ही नहीं चला कोई। इसलिए ऐसे जब इंसिडेंट्स हों तो उनकी तह तक तभी पहुंचा जा सकता है कि जब दो ममालिक या जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं कोऑपरेट करें। पाकिस्तान इंडिया के बदनसीबी से ताल्लुकात इस नौयत के हैं कि कोई कोऑपरेशन का सवाल ही नहीं उठता किसी इन्वेस्टिगेशन में। मैं ख़ुद वज़ीर ख़ारजा था जब समझौता एक्सप्रेस पे हमला हुआ है, बाद में उन सब लोगों को छोड़ दिया गया। उसमें पाकिस्तानी का बहुत से, इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे, उसमें सिविलियंस ही थे और ट्रेन पे हमले में। तो मेरा ख्याल ये था कि प्रोसेस शुरू हुआ जुडिशल तो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो पहला सबक तो यह है कि पाकिस्तान इंडिया को कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि इस ऐसे मामला जब हो जाएं तो कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो, ये वन साइडेड नहीं हो सकता। कसूरी साहब, इसके अलावा ये पहल जो वाक़या हमने देखा हुआ, अब ये श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डरिंग टाउन भी नहीं है, उसके बावजूद आपको लगता है कि इसमें भी वही स्पिन दी जाएगी कि इसकी रूट सिर्फ पाकिस्तान में ही है, ये लोकल एलिमेंट्स नहीं हो सकते, ये गुरिल्ला फाइटर्स नहीं हो सकते?
हम दोनों ममालिक के बदनसीबी से ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं। मैंने तो पूरी कोशिश की अपने दौर में जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था और उससे पहले भी पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को इम्प्रूव करने की। मैं अभी भी इन्वॉल्व हूँ, कोई ऐसी ट्रैक 2 वाली टॉक्स भी हो रही हैं दुनिया के कुछ ममालिक में। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के भी मफाद में है, हिंदुस्तान के भी मफाद में है कि हालात नॉर्मलाइज हों। लेकिन जब हिंदुस्तान की क़यादत ये खुलेआम कह रही है, बल्कि फ़खरिया अंदाज में कह रही है कि हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। फिर गार्डियन की स्टोरी है, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि वो सिर्फ हमारे घर में नहीं, वो कनाडा और अमेरिका में भी बंदे मारते हैं। फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने शायद रेड फोर्ट से ऐलान किया था कि हम आपको जवाब देंगे या पता नहीं क्या करेंगे बलूचिस्तान में। फिर जो दोवल साहब हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके भी इस नौयत का बयानात हैं। कम से कम पाकिस्तान में इससे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपके घर में घुस के मारेंगे, वो तो कह रहे हैं। फिर तो और अब देखें ना, जब यहाँ कुछ होता है उसका पता तो नहीं चलता। जैसे कितना दिल दहलाने वाला ये जो पंजाबियों के आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको मारा गया था। तो ये बदनसीबी की बात है। लेकिन जहाँ भी सिविलियंस मारे जाएं, उसको इस किस्म के मामलात में हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, इट शुड बी कंडेम्ड। बिल्कुल। इसके अलावा जो डिटेल्स अब तक सामने हैं उसमें यह बताया गया कि मर्दों को टारगेट किया गया, सिर्फ साथ साथ रिलीजन पूछा गया लोगों से उनका। तो आपको क्या लगता है कि एक गुरिल्ला फाइटर्स की तर्ज का एक अटैक था, वहाँ पर 7 लाख की फ़ौज मौजूद है, इंटेलिजेंस फेलियर आप कहेंगे इसको कि इतनी बड़ी इन्फेंट्री की मौजूदगी के बावजूद एक ऐसी टूरिस्ट साइट पे ऐसी कोई पेशन गोई की ही नहीं गई कि यहाँ पर ख़तरा था, एंटिसिपेट किया ही नहीं गया? मैं क्यों कहूँगा, ये तो इंडिया का मीडिया कह रहा है, मेरे मुंह से तो अच्छा नहीं लगेगा। वो तो खुद कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, तो मैं किस लिए इस बात में मुखिल हो जाऊं? मेरे कहने की ज़रूरत कोई नहीं, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। लेकिन इंडिया का मीडिया कह रहा है, ऑन द स्पॉट कह रहा है, मैंने उनके सारे चैनल सुने हैं, देखा है, वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर है। और देखना ही पड़ेगा कि वहाँ का जो एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है हिंदू, उसने आज ये खबर दी है कि इनमें से 2 बंदे तो शनाख्त हो गए हैं कि वो वहीं के थे। मैं नाम उनके नहीं, उन्होंने तो नाम भी दे दिए हैं कि वो जो 2 बंदे थे वो थे उसी इलाके के। बाकी उन्होंने ये ज़रूर कह दिया है कि इनके साथ को पाकिस्तान से भी लोग आए थे। अब वो आए थे, जब को पता चलेगा तो प्रूव होगा। लेकिन हो ये रहा है कि हमें तो ये तजुर्बा है बदनसीबी से कि नी जर्क रिएक्शन में हमला होता है तो हम कह देते हैं, वहाँ से इंडिया से खबर आती है पाकिस्तान ने कराया है। तो वो तो जब से हुआ है वो ये कह रहे हैं। तो लेकिन इसमें तो उन्होंने एडमिट किया है कि 2 बंदे, उनके नाम अगर आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे, कि वहीं से। और बकौल रिपोर्ट के, जो रिपोर्ट ये कह रही है कि हमें सोर्सेज ने यह बताया है। अब ये गस करने की ज़रूरत नहीं कि सोर्सेज तो नेचुरली ऑफिशियल सोर्सेज ही हो सकती है ना, जिनके पास नॉलेज है, कि सोर्सेज ने उनको ये बताया है कि ये बंदे 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अब वो गए या नहीं, सोर्सेज ने जो बताया उनको, ये तो वो एडमिट कर रहे हैं कि वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक। तो अब अगर वहाँ के रहने वाले ये हैं तो इंडिया को भी सोचना चाहिए। जैसे हमें एडवाइस दी जा रही थी इंडियन फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि भाई हमें ना ब्लेम करो, अपने मामलात को खुद सुलझाओ। और मैं भी समझता हूँ हमें अपने मामलात सुलझाने चाहिए। कसूरी साहब, LOC की अगर बात की जाए तो उसमें पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि अमन रहा है, पीस का एक माहौल था। लेकिन इस वाक़े के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि कशीदगी बढ़ सकती है बॉर्डर के ऊपर, LOC के ऊपर, क्योंकि जो पीस कंटिन्यू होता हुआ हमने देखा है? क्या अब इस वाक़े की बिना पर, इसकी बुनियाद पर स्कर्मिशेस या फिर कशीदगी में इजाफा हो सकता है वहाँ पर? नहीं, मुझे तो ये देखे ना जी, जिस किस्म के बयानात वहाँ से आते हैं कि 1 मिनट में उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान से हुआ है। जैसे ख़बर आई है तो मैंने ढूंढना शुरू किया मुख्तलिफ सोर्सेस, तो वहाँ यूनैनिमस था कि पाकिस्तान ने कराया। अभी ये भी नहीं, हिंदू की स्टोरी भी नहीं आई थी कि जी 2 बंदे इसमें जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं कि वो इसी इलाके के हैं। तो एक रिएक्शन उनका है। बदनसीबी से पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात इस नौयत के हो गए हैं कि अगर जो चीज़ हो
एकदम रिएक्शन दूसरे की तरफ जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही इसमें ना उन्होंने कोई तहकीक की ना कुछ की, बस उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान से बंदे आए। बाकी आपने जो मुझसे पूछा रिएक्शन, बदनसीबी ये है कि ये जो स्पाइरल है ना बड़ी ख़तरनाक है, जिसको हम अगर ये स्पाइरल जो है इसी तरह बढ़ती गई, 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, तो ये किसी के मफाद में नहीं होगा, और बल्कि इलाके के मफाद में नहीं होगा, बैनुल अक़वामी अमन के मफाद में नहीं होगा। ये सोचना चाहिए कि ये आफ्टर ऑल, जब आपको याद है कि कई मरतबा पे जब कभी UN बोली है और आखिरी टाइम बंद इजलास में बोली थी, उसकी ख़बर नहीं आने दी गई थी। जब ये 370 का हुआ है तो उन्होंने कहा कश्मीर का मसला हल करो, या वो पहले खुल के बोलती थी तो कहती थी मसला हल करो। उसके बाद शिमला अग्रीमेंट हुआ तो भारत ने खुद माना कि बातचीत के ज़रिए की जाए। उसके बाद इन्होंने जब कहा कि नहीं जी फेत अकॉम्प्ली है, हमने फ़ैसला कर लिया है, मुझे इसमें इसकी एक्चुअली लॉजिक नहीं समझ आई कि जी उन्होंने कहा हमने फ़ैसला कर लिया है। मुझे बहुत से इंडियंस जो हैं चैनल्स पे इस पे बुलाया जाता है, क्योंकि आजकल मैं हिंदुस्तान नहीं जा रहा, मुझे तो कई सेमिनार्स में बुलाया जाता है, लेकिन मैं अब जूम पे बात करता हूँ। जितनी जूम कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं तो मैंने उनको एक ही चीज़ पूछी है कि या तो अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि कश्मीर के हालात ठीक हैं तो मैं मान जाऊँगा। आप कहते हैं कि आपने पास कर दिया, आपकी पार्लियामेंट ने, क्या आपका हिस्सा है? कल अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट पास कर दे कि फ़लाना हम तो ये इसलिए नहीं पास करते कि हमारा क्लेम ये है कि ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के ज़रिए इसका फ़ैसला होगा। लेकिन बड़ा आसान काम है कि कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट कह दे कि फ़ौरन निकल जाओ, तुम वहाँ से नहीं निकलोगे तो हम इसको अपना नक्शा बदल रहे हैं, अपना हिस्सा दिखा रहे हैं। आफ्टर ऑल अगर नेपाल ये कर सकता है, नेपाल ने किया था, नक्शा बदला था एक जगह पे जिस पे हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट किया, तो नेपाल निस्बतन भारत के एक छोटा मुल्क है। तो पाकिस्तान भारत से छोटा मुल्क तो है, लेकिन अगर नेपाल बॉर्डर बदल सकता है, नक्शा तो हम भी तो बदल सकते हैं ना। तो नक्शे बदलने से, कवानीन पास करने से ग्राउंड जो रियलिटी है वो नहीं बदलती। ठीक है कसूरी साहब, ये बताइएगा कि अब चूँकि दोनों ममालिक को दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, पाकिस्तान में हज़ारों शहरियों की जान गई पिछले 1 साल में दहशतगर्दी की वजह से, यही सूरत हाल हम भारत में इस वाक़े के बाद देख रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों ममालिक आपस में क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन करें ताकि दहशतगर्दी का सलूशन जॉइंटली मिल के निकाला जाए? ऐसा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या सिर्फ कशीदगी होगी, इसके बाद कन्फ्रंटेशन होगी? देखिए, जाना तो इधर ही चाहिए, जाना तो इधर ही चाहिए। उसकी वजह यह है कि 10 मौक़े ऐसे हैं जो मैंने अपनी किताब में एन्यूमरेट किए हैं। जब या जंग हो गई या जंग के आप दहलीज पे थे, 4 दफ़ा जंग हो गई, आखिरी 1999 में थी, और 6 और मौक़े हैं जब अब जंग की दहलीज पे थे। कॉमन सेंस का ये डिमांड है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स अगर, या तो देखें ना, मसला कश्मीर में हो रहा है, क्या पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ कश्मीर के साथ है? हमारा बॉर्डर तो गुजरात के साथ भी है, राजस्थान के साथ भी मेरा ख्याल है। तो वहाँ तो नहीं हमले हो रहे, वहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि झगड़ा वहाँ हो रहा है जहाँ की लोकल आबादी खुश नहीं है। हमने कभी, गुजरात वालों ने तो कभी नहीं कहा कि हमसे ज़बरदस्ती हो रही है हिंदुस्तान में, हमारा राज्य, और वो भी नहीं कहते राजस्थान वाले। वहाँ तो कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान में घुसपैठिया आ गए जो कैफला हैं। भाई यहाँ सोर्स में जाएं कि लोग वहाँ 90,000 या कितनी तो अनमार्क्ड कब्रें हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसके बारे में क्या कहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा है, जेनोसाइड की जो एक वॉच करती है उनकी रिपोर्ट आई थी कि जी वहाँ जेनोसाइड का ख़तरा है। ये मैं तो नहीं रिपोर्ट्स दे रहा, यूरोपियन यूनियन ने एक स्टेज पे कहा था द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिजन ऑन अर्थ, UN ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है। तो ये पाकिस्तान की बात तो छोड़ ही दें, पाकिस्तान भारत के बारे में क्या कहता है या भारत पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है, वो तो आपको अच्छाई की तवक्को करना इन हालात में मुश्किल हो गया है। लेकिन ये तो मैं आपको जो बता रहा हूँ बैनुल अक़वामी इदारों की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासत की बात की जाए तो एक्स चेयरमैन पीटीआई की तरफ से ये बयान सामने आता है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। इससे मुराद क्या ये लिया जाए कि मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इज़हार किया जा रहा है, या फिर जो उमर अयूब साहब ने बात की कि अब किसी किस्म की कोई बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से नहीं चल रही फ़िल वक्त, इसमें कितनी सदाकत है। और दूसरी तरफ वफाक की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला सिंध की तरफ से स्पेसिफ़िकली ये कहा गया कि नहरों का मामला अगर रिजॉल्व ना हुआ तो हुकूमत गिरा सकते हैं हम। क्या इससे वफाक को थ्रेटन होना चाहिए, या फिर ये मामला ग्रेजुअली खुद ही सेटल डाउन हो जाएगा और इसमें एक कदम पीछे नहीं लिया जाएगा वफाक की तरफ से? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, मोहसिन बेग साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, आप तीनों हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। एक कन्फ्यूजन जो रहती है पाकिस्तान की सियासत में वो यही होती है कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, बैकडोर बातचीत चल रही है या नहीं, क्योंकि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि मकबूलियत नहीं कबूलियत से यहाँ पॉलिटिशियंस के लिए रास्ता बनता है। तहरीक इंसाफ को लेके जो उनकी पार्टी के लोग क्लेम करते हैं और इसके साथ साथ जो रूलिंग अलायंस है वो क्लेम करती है, मुतज़ाद बातें हैं बिल्कुल। उमर अयूब साहब ने अब कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हो रही इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे टास्क मिला है बातचीत करने के लिए। तो क्या लगता है कि फ़िल वक्त तहरीक इंसाफ के लिए कितनी स्पेस पैदा हो सकती है और क्या कोई इम्कान है बैकडोर बातचीत का? शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो पहले दिन से ये समझता हूँ, मेरी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ कभी नहीं हो रहा। अच्छा, कभी नहीं हुआ? मेरी राय ये है कि ये कभी कभी कुछ बातें सामने आ जाती हैं। जी, अली मीन गंडापुर साहब पैगाम लेकर गए, फ़लाँ साहब आज़म स्वाति साहब पैगाम लेकर गए, ये इसमें कोई हकीकत ऐसी नहीं है। ख्वाहिशात का इजहार ज़रूर होता रहा है, पैगामात भिजवाए जाते रहे हैं। अभी भी जो डेलीगेशन मिला उसने जाके जो बातचीत की वो यही कहा कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर जो पैगामात भिजवाए गए, इमरान खान साहब ने भी पैगामात भिजवाए हैं। क्या खान साहब ने जब कहा था कि आर्मी चीफ अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम बातचीत करने को तैयार हैं, मुज़ाकरात की दावत थी। उससे पहले आरिफ अलवी साहब मुसलसल ये बात कहते रहे कि हम जो है वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आगे से दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खोला नहीं जा रहा, हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये पैगामात जो गए, उस पैगामात के जो जवाबात थे वो मेरे ख्याल में उस दिन से लेके 9 मई के वाक़े से लेके आज तक सेम है। और आगे भी बड़ा मुझे ये लगता है कि उसमें कोई अभी तक कोई लचक नज़र नहीं आती। तो ये जो मरवत साहब ने कहा कि 2 काम कर लें, सोशल मीडिया को लगाम डाल लें और खामोश हो जाएं, तो 6 महीने में बाहर आ सकते हैं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि उसमें से शायद आपके तल्लुकात कुछ नॉर्मलाइज हो सकते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते कि इमरान खान साहब के साथ बैठ जाएगी इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है साहब आइए, आपकी डिमांड है मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करें, आप चाहते हैं कि मेरा मैंडेट जो है वो जो क्लेम करते हैं वो मुझे दे दें, हुकूमत को रुखसत करें, इंतखाबात करवा दें। इस बारे में जब भी पैगाम किया इस्टेब्लिशमेंट ने एक वाज़ेह जवाब दिया कि आपने सियासी मुज़ाकरात करने हैं, आपने इलेक्शन की डिमांड करनी है, हुकूमत से करें, आपने सियासी डायलॉग करना है, हुकूमत से करें। हाँ, 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह की। आपने मुकदमात का मामला देखने, अदालतों के ऊपर होगा ये सारा मामला। अच्छा। अदालतों से आप जाएंगे, रिलीफ मिलता मिले ना मिले ना मिले। दूसरी बात यह है कि 9 मई के हवाले से आपको ये तस्लीम करना होगा कि आपकी लीडरशिप ने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा मोमेंटम बना दिया जिसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम को, नौजवानों को आपने उकसाया। 26 नवंबर को भी आपने उकसाया और रियासती इदारों के ऊपर हमले किए। ठीक है, जिस पे जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते और पब्लिकली इसको तस्लीम नहीं करते कि ये हमसे गलती हुई, उस वक्त तक इस पे बातचीत चलें। ठीक है, बेग साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये मलिक साहब ने माफ़ी की बात की, यही बात राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं। ये माफ़ी मांगने से इतनी स्पेस कैसे बन जाएगी अगर FIRs मल्टीपल हैं, सैकड़ों FIRs हैं, इतने ऑफेंसेस हैं और इसके अलावा कन्विक्शंस भी मौजूद हैं? नंबर 1। नंबर 2, एक बयान मैं कोट कर देता हूँ। खान साहब ने कहा कि मुल्क और अवाम को इस्टेब्लिशमेंट और PTI दोनों की ज़रूरत है। क्या मुराद लें इससे? बहुत शुक्रिया। देखिए, बेसिकली तो जो आपने क्राइम किया, एक्ट किया, वो सबके सामने है। उसमें तो ये कहना कि जी प्रूफ लाएं और वीडियोस लाएं, तो नेचुरली जब केस चलेंगे तो प्रूफ भी आ जाएंगे और वो जो एविडेंस है वो भी मिल जाएगी। लेकिन जो बेसिक चीज ये है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है इस लेवल पे, जो आप अपने आप को ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के बड़े ही पॉपुलर लीडर हैं, तो आपको एडमिट करना चाहिए कि आपने अदारों के खिलाफ
ऐसा एक माहौल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाके बनाया, नौजवान नस्ल को इतना वर्गलाया कि शायद कोई दुश्मन भी ये काम ना कर सके। तो उस पर आपको रियलाइज करना चाहिए कि ये मुल्क आपको मिला 4.25 साल, आप इसको नहीं चला सके। आपने जो पॉलिटिक्स करनी थी, पॉलिटिकल पार्टी जो आपने बनाई थी, आपने उसको पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। आपने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को या लीडर को या जो भी है उसको तस्लीम ही नहीं किया। आपने इस जमहूरी निजाम को जो 73 के आईन के तहत इस वक्त जो लागू है, आप उसको मानते ही नहीं थे 4.25 साल। तो ऐसी सूरत में आप बताइए कि कैसे आपके साथ डायलॉग किया जाए और किस बात का। आपने माफी मांगनी है तो जरूर मांगी, जो एक्ट आपने किया, लेकिन जो क्राइम हुआ वो तो कोर्टों में उसका ट्रायल हो भी रहा है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप माफी मांगे और शाम को आप घर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो बेग साहब, लेकिन चलें, इसको तो मैं आपकी तरफ आऊँगा कि इसको एड्रेस कर सकेंगे। ये जो स्पेस की बात हो रही है कि ये मिलती है या नहीं, न्याजी साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो रिहाई की बातें करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से PTI के लीडरान की, अब 90 दिन हैं, 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, 1 साल है, ज़्यादा जो इस पर रिलाई किया लोगों ने वो यही था कि ये बाहर से होगी, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो उसके बाद में छुड़ा कर ले जाएंगे यहाँ किसी को। अमरीकी जो कांग्रेस के रुकन थे वो पाकिस्तान आते हैं गुज़श्ता हफ्ते, वो अस्करी क़यादत से, सिविल क़यादत से मुलाकातें करते हैं, लेकिन खान साहब से मुलाकात नहीं होती। अब एक ट्वीट कर दिया है जैक बर्गमैन नामी एक सेनेटर ने, और उन्होंने दोबारा से खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। तो अब भी आपको लगता है कि PTI को होप है US से, किसी ओवरसीज़ पावर से, कि वो ये काम करा देंगे जो यहाँ पर नहीं हो पा रहा? बड़ा एक कई लिहाज में बड़ा सादा एक मौजू है और कई लिहाज में बड़े पेचीदा है। लेकिन PTI के पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो है, उनकी मकबूलियत जो है वो उसका क्या बेसिस क्या है। उसकी बेसिस ये तो नहीं है कि जिसमें हम सारे मुतफिक हैं कमो पेश के जी इमरान खान जो सियासी तौर पर पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल रहनुमा हैं, तो क्या उन्होंने कश्मीर फतह किया था? कश्मीर तो उन्होंने अपने हाथों से दे दिया था 5 अगस्त 1919 को। क्या उन्होंने कोई बुज़दार साहब को पेशकश लोगों को बड़ी भाग गई? क्या उन्होंने जो करप्शन इंडेक्स है 116 पे लिया, 144 पे छोड़ के गए? रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी से पहले 138 था, 139 पे छोड़ के गई थी, ये 143 144 पे छोड़ गए। और जो भी अगर लिहाजा क्यास जो भी आप कह लें जी कि नौकरियां थी, घर था, जाहिर है उनके दफ्तर में वो सारे अमाल खाली थे जो किसी काम को जो पेश किए जा सकते, जो सामने लोगों के रखे जा सकते। तो मकबूलियत की वजह क्या है? उनकी वजह सिर्फ ये है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां हैं, ये पाकिस्तान के अंदर रिफतें देने का, 7वें आसमान तक पहुंचाने का एक आजमूदा फार्मूला है। अच्छा, ये फार्मूला पाकिस्तान में बहुत दफा आजमाया जा चुका है। 1958 के मार्शल के बाद खान अब्दुल कयूम खान KP के रहनुमा थे, पॉपुलैरिटी पंजाब में। ये भी एक और डिलेमा इन बिटवीन एक फिक्रा है कि ये बयानियां जिसको पंजाब का मन भाता है, ये सिंध के अंदर भी इस तरह जड़े नहीं पकड़ता। भुट्टो साहब KP के अंदर इलेक्शन हार गए थे, लेकिन KP में थोड़ा बहुत पंजाब के बाद इसका रिस्पॉन्स होता है, लेकिन पंजाब में इस बयानियों को बड़ी पिजराई मिलती है। भुट्टो साहब ने खुद फिर बाद में 1966 1967 से फायदा उठाया, नवाज शरीफ साहब ने फायदा उठाया, बिल्कुल जो अपना इफ्तिखार चौधरी साहब ने उठाया। तो ये बात ये तो बिल्कुल अजहर जो कह रहे थे बिल्कुल वाज़ेह थी कि जैसे नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम नून फौज के साथ अपना एक मिलाप बढ़ाएगी और इमरान खान साहब जो है उन्होंने एंटी बयानिया नवाज शरीफ साहब का इमरान खान को शिफ्ट हो गया, तो इमरान खान साहब की जो गैर मकबूलियत थी वो नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आनी थी, और नवाज शरीफ साहब की जो मकबूलियत थी इमरान साहब को शिफ्ट हो जानी थी। ये पूरे अरसे ये हमारे पास साइकिल चल रहा है। अब आगे चलेंगे। PTI को इस बयानिए ने बहुत पॉपुलैरिटी दी है। अब इमरान खान साहब के पास चूंकि समझबूझ की कमी नहीं है, उनका कमी है, उनके पास बहुत अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, दलेर है, अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, कम्युनिकेटर बहुत खूबसूरत है, कमाल की तकरीर करते हैं, कमाल का इंटरव्यू देते हैं, कमाल के मज़ामीन लिखते हैं, मैथ्स को जो जिसमें कहने जी अबलाग आमा का इस्तेमाल मौसर तरीके से करते हैं, लेकिन उसके बाद सियासी दौर पे सियासी हिकमत अमली में वो सिफर बटे सिफर है। चुनाचे उनको ये बात जो इससे पहले भी कई रहनुमा इसको हैंडल नहीं कर सके, भुट्टो साहब नहीं कर सके, नवाज शरीफ साहब भी मौसर तरीके से हैंडल नहीं कर सके कि इस सेशन को कैसे मैं राजी करके इस मकबूलियत से थोड़ा सा फायदा उठा लूं। अब ये वो एक जो ला जनरल मसला है जो इमरान खान साहब के सामने है। बाकी अगर उनका ये है कि जी जो कोई काम कर रहे हैं डेफिनेटली मुज़ाकरात कर रहे हैं,
मगर आप मुज़ाकरात जो कर रहे होंगे तो वो कहते हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, बिल्कुल जो ये कुछ लोगों को कानो कान खबर नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब वायदा करके सऊदी अरब बैठे होंगे, कानो कान खबर नहीं होगी बेनजीर साहब एनआरओ साइन कर लेंगे, और हमें कानो कान खबर नहीं होगी इमरान खान साहब को वायदा तय हो जाएगा। पर एक हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से नंबर आजमा है और एक बंद गली में पूरी सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी है लेकिन उसको सियासी हिकमत अमली में ढाल नहीं पाए। मलिक साहब, ये जो मैंने बात की कि जो कांग्रेस के रुकन है अमेरिकन जैक बर्गमैन, उनका ट्वीट सामने आ गया, तो ये तासुर अब ज़ाहिल हो चुका है बिल्कुल कि अब ये अमेरिका से या बाहर बैठ के ये नहीं हो सकता, ये काम ये यहीं पर होगा, या अब भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं तहरीक इंसाफ की कि बैरूनी मदद जो है वो बचा सकती है? देखिए, जैक बर्गमैन के ट्वीट को आप देखें, जब वो पाकिस्तान आ रहे थे, उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान जाके लोगों से मिलूंगा, वहाँ जाके सारे अपने मुशाहदात और मुलाकातों की जो है रिपोर्ट मैं अमरीकी हुकूमत को दूंगा। फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं दोबारा ये कहता हूँ कि उनको रिहा किया जाए। ये एक कांग्रेस अरकान की राय हो सकती है। अमरीकी हुकूमत ने अगर बात करनी होती तो अमरीकी हुकूमत बड़ी वाज़ेह तौर पे कहती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो कहा करते थे कि जो है वो हकीकी आज़ादी, वो नारा कहाँ चला गया? आज जश्न मनाए जा रहे हैं जी कि उन्होंने ट्वीट कर दिया है इमरान खान की रिहाई के लिए, वो कह रहे हैं अमरीकी हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं। यानी आपको इसका मतलब ये है कि आज भी उम्मीदें अमरीका से लगी हुई हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो उनकी यहाँ जो मुलाकातें हुई उसके बाद जो कुछ बातचीत भी हुई, अमेरिकी हुकूमत को पाकिस्तान को कहने वाली है कि इमरान खान को रिहा कर दें। और जो लोकल एलाइज थे, मौलाना फजल रहमान साहब का क्या हुआ? मैं वो असल तो में साथ देने से मैंने मौलाना फजल रहमान से जब बातचीत शुरू हुई थी उस वक्त एक बात कही थी कि मौलाना फजल रहमान इनसे वो बदला लेंगे कि ये याद रखेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ये बातें भूले नहीं हैं, जिस तरीके से उनकी किरदार कुशी की गई। अब एक आखिरी तकरीर निकाले ना खान साहब, इसमें कहा, वो कह रहे थे जब वो जेल से बाहर थे कि जी मुझे सब ने कहा कि इसके खिलाफ इसको फला ना कहो, मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराता आपके प्रोग्राम में, और मुझे लोग मना करते थे, लेकिन मैं कहता हूँ वो है। यानी एक तरफ आप कहते रहे वो परमट लेते थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, फिर आप उसी के पास पाँव पकड़ने के लिए लोगों को भेजते रहे। मौलाना मज़े लेते रहे, इनके चक्कर लगवाते रहे, इनको इतने फेरे लगवाए हैं कि इनको नानी याद आ गई है। आखिर मैंने कहा भाईजान जाएं, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। ये इस ख्वाहिश में थे कि मौलाना फजल रहमान अपने कारकुन दें, वो सड़कों पर आकर मारें खाएं, इनकी रिहाई के लिए वो जेलों में जाएं और ये मजे करें। यानी ये निकले ना, ये मजे करने वाले खुद खाए ना डंडे, तो इनको पता चले। मतलब पंजाब में आज आप तस्वर करें, जिसमें शहर में आप बैठे हैं, मुझे बताइए, आप भी बता दें, पंजाब में जब से खान साहब अपील पे अपील कर चुके हैं कि निकलो बाहर आओ, कोई बंदा निकलता नजर आया आपको? मतलब अब जो एहतजाज होगा वो -JUI ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कभी इनको कोई भी सियासी जमात, मैं एक और बात आज आपके प्रोग्राम में कह दूं, अख्तर मैंगल साहब इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बेग साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से मरीम साहिबा के हवाले से जब वो कराची में मौजूद थी PTI की हुकूमत में, तो कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया गया, गिरफ़्तारियाँ हुईं। इसी तरह हमने और लोगों की गिरफ़्तारियाँ देखी। ख़वातीन के हवाले से PTI पर इल्ज़ामात लगते थे, लेकिन अब आकर अलीमा खान साहिबा की जो तस्वीर आती हैं कि वो ज़मीन पर बैठ के इंतज़ार कर रही हैं, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, मुलाकात नहीं होने दी जा रही, इससे नेगेटिव प्रेस नहीं मिल रही है हुकूमत को? और अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हो पाती? इसका कोई इसकी वजूहात असल में क्या हैं? देखिए, मुजम्मिल नैसली वो खान साहब की बहनें हैं, उनका जो भी अपने भाई के लिए मोहब्बत है, हर बहन को होती है। उसके मिलने से या उनको मिलाने से कोई मेरा समझ कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही वो मुलाकात करके जो भी लोग बाहर आते हैं, वो आके वहां पे मीडिया से जो गुफ्तगू करते हैं और जिस तरीके से अपनी मुलाकात को पोलिटिसाइज करते हैं, और जो मैसेज रंग बिरंगे वहां से आते हैं, और वो मैसेजेस जो हैं, आप मुलाकात 100 बार कीजिए, मैं भी इस हक में हूं कि मुलाकात एक बहन की अपने भाई से होनी चाहिए उनकी, लेकिन वो जो मैसेजेस और पोलिटिसाइज करना उस मुलाकात को, वो गलत है। वो जेल मैनुअल में है ही नहीं कि आप यहाँ किसी लीडर को मिलने आए और पॉलिटिकल गुफ्तगू करके, क्योंकि आपको पता है मैं भी 16 दिन रहा, तो वो जो एक जेल के एम्प्लॉई कांस्टेबल या हवलदार होता है, वो आपकी मुलाकात में बैठता है आपके साथ, और वहां कहा जाता है कि आपने कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करनी। तो ऐसे में थोड़ा सा एहतराम उन लॉज का भी करना चाहिए, क्योंकि आपने खान साहब ने बहुत से लोगों को जेल भेजा, और जिस तरीके से भेजा,
तो मैं अभी आप देखिए पैमरा पर ये जो उसका लॉ है हमारा पी का लॉ, ये आपको पता है कि जब मैं रहा तो मेरे लिए रात को ऑर्डिनेंस करवा लिया और सुबह मुझ पे लगा दिया। तो वही चीजें खान साहब के सामने आ रही हैं। तो थोड़ा सा जब इक्तदार में हो, पावर में हो, आपकी सब चीजें आपके इशारे पे चल रही हो, तो रेनी डेज का आपको ख्याल करना चाहिए कि फ्यूचर में ये चीजें आपके सामने भी आ सकती हैं। बेग साहब, आप ये तो मान रहे हैं ना कि इंतकामी सियासत तो फिर हो रही है, अगर वही चीजें सामने आ रही हैं, लाई जा रही हैं। जब वो तब्दीली का जो नारा था ना जी, नया पाकिस्तान का जो नारा था, वो यही था कि आपने आपको काम नहीं करने जो प्रीवियसली लीडरान या हुकूमतें करती रही हैं, आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है। लेकिन खान साहब ने पुराने पाकिस्तान से भी वर्ष होके आगे गए और अपना ओपोनेंट वो ज़बान से, इंतकाम से छोड़ा ही नहीं। और जितने पॉलिटिकल लीडर आप समझ रहे हैं इस वक्त जिनके दरवाजों पे जा रहे हैं, जो पीटीआई के आजकल लीडरान हैं, हालांकि इनको लीडरान समझता ही नहीं, ये मैसेंजर टाइप लोग हैं। अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेन असेंबली में भी कुछ लोग पहुंच गए, कुछ वैसे बाहर। इनकी ये अगर किसी से बात करें तो सबसे बड़ी किसी भी गुफ्तगू और किसी भी वो जो आपको कहते हैं डायलॉग में क्रेडिबिलिटी बड़ी मस्त। इमरान साहब की क्रेडिबिलिटी, जो बात करते हैं घंटे बाद उससे मुकर जाते हैं। और इसी तरह उनके आगे लोग हैं, उन बेचारों की पावर नहीं है। इफ दे सिट क्रॉस द टेबल और कोई डायलॉग करें तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो तो वापस जाके डयाला से पूछेंगे और वो ना कर देगा। तो इसलिए कोई बंदा, कोई सीरियस प्लेयर उनके साथ बैठने के लिए तैयार, मतलब गारंटी देने का भी आप कह रहे हैं इशू है। इस पे न्याजी साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक और अहम मसला जो हुकूमती इत्तेहाद को दरपेश है वो दरियाए सिंध पर बनने वाली नहरें हैं। वज़ीर आला सिंध ने कह दिया हम हुकूमत गिरा सकते हैं, इस मामले पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिलावल साहब ने कहा कि हम फॉर्म 47 पे नहीं आए, अवाम की ताकत से आए हैं। इस्लामाबाद हमारी बात नहीं सुन रहा, हम वार्निंग दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये मसला इतना एग्रेवेट कर सकता है कि इत्तेहाद से निकल जाए पीपल्स पार्टी, और हुकूमत सीरियस नहीं ले रही इसको? हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर काम करती रहेगी, ये सिर्फ बयानात हैं। दो तीन चीज़ें हैं जी बड़ी जो मजाक खेज चीज़ें हैं। और उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि फॉर्म 47 जो है ये तो डिक्शन है तहरीक इंसाफ की, ये तो ग्रीवियंस है तहरीक इंसाफ का, और ये ग्रीवियंस तो कराची में मौजूद है, सिंध में भी मौजूद है। तो ये तो बिलावल साहब को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पंजाब के अंदर मुस्लिम नून को फॉर्म 47 का वो ताना दे जो तहरीक इंसाफ का तोरा इम्तियाज बन चुका है। बिल्कुल। और सिंध और कराची के अंदर वो उसे सर्फ नज़र करें या उनको उससे समझ ही ना आए। लेकिन असल बात यह है जी कि दो चीज़ों को लहजा करें। एक तो यह है कि सिंध पीपल्स पार्टी जो कुछ मुस्लिम नून के साथ तानो तशीन या जो एक हो रहे एक सामने एक दूसरे के सामने खड़े हैं और एक तनकीद कर रहे हैं, इसके अंदर दो पहली बात तो यह कि ये बड़ी जेन्युइन चीज़ है। इन दोनों पार्टियों की अपनी अपनी शनाख्त है और ये थोड़ी सी ज़्यादा भी अग्रेशन दिखा दें तो कोई मुदायका नहीं है। अच्छा। और ये उससे कोई क़यामत नहीं गिरती। ये जब आमने सामने बैठेंगे तो एक दूसरे की इसी तरह को धज्जियाँ उड़ानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के ऑप्टिक्स नहीं क्रिएट करते या रखते तो सियासत उनकी मुतासर होती है। और पीपल्स पार्टी को तो हमेशा से पिछले 20-25 साल से ये सदमा ये खा गया है कि हम पंजाब के अंदर 2008 से लेकर 2011 तक हुकूमत बनाई। उससे पहले जब भी हमने ताउन किया 2007 में मुस्लिम नून के साथ, तो हम पंजाब से बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फारिग हो गए। और ये समझते हैं कि जो अगर कोई वैक्यूम पैदा हो इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ अगर वो तहलील हो जाती है, सफ़े हस्ती से मिट जाती है, तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको हम कैप्चर करें। और इस सिलसिले में बड़ी जायज़ कर रहे हैं। कोई सियासी जमात होती है उसे कुछ हक भी पहुँच तो करनी भी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये जो गेम प्लान उनका लाया हिकमत अमली भी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक। बाकी ये नहरों के खिलाफ एहतजाज जो है इसके अंदर भी मेरी रेजोल्यूशन है जी। अच्छा। मैं हकीकत है बड़ी तकलीफ है कि ये गंदा खेल पाकिस्तान में पता कब खत्म होगा। हमने 85 के अंदर जमात इस्लामी को खत्म करने के लिए MQM से सरफ नजर किया और एक मौसम बन के आ गया। अब पीपल्स पार्टी जैसी तैसी भी है, एक फेडरेशन की पार्टी है। सिंध के अंदर मुझे पता है, मेरे अपने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात है। मेरा जो प्यारा छोटा भाई मोहसिन बेग आपके पास बैठे हैं, ये तो उनको बहुत गहरे तरीके से जाते हैं। वैसे भी पूरे पाकिस्तान पे इनकी गहरी नज़र है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है
वो भले से हमारी बाकी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ हो, उसको तो छोड़े, वो तो पता नहीं किस टर्माइल से है, उसमें नून है जैसे पाकिस्तान की सियासत उनके नज़दीक एक उनका एक बड़ा फख्र है, तो पीपल्स पार्टी का उसका ना हो, लेकिन उसके बाद सिंध में कम से कम वो बेस्ट पार्टी है। सही। अब आपके पास एक ऐसी पार्टी है जो फेडरेशन की पार्टी है, जो सिंध तक महदूद है, और जिसको यही हमारी मुक्तदरा या कोalition की गलतियों ने जाओगे इमरान खान को आज सातवें स्थान पहुंचाया, तो उस पार्टी को भी इन्होंने ही खराब किया और फेडरेशन की पार्टी से उनको महदूद तक कर दिया। तो जो बंदे जा रहे हैं, जो बंदे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वो सारे के सारे मेरे नजदीक मेरे के जो चेक बुक है, उसके जो चेक लिस्ट है, उसके अंदर वो एस्टैब्लिशमेंट के परवरदा है, अच्छा उनके साथ है, या वो सारे बैन निकले हुए, तो मैं क्या समझूं, क्या पीपल्स पार्टी को मार्जिनलाइज कर रही है? मौके ये बड़ी तकलीफ देह स्टोरी है, पीपल्स पार्टी मार्जिनलाइज हो रही है। 30 सेकंड्स में मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि एक तो इत्तेहाद से निकलने की बात पीपल्स पार्टी की हो सकती है, और CCI का इजलास बुलाने में क्यों इतनी देर हो रही है? देखिए, हुकूमत को फौरी CCI का इजलास बुलाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पहली बात यह कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर नौकरी करेगी, बल्कि इससे कम तनख्वाह पर भी राजी। अच्छा, PTI ये सिर्फ जो है ना फॉर्म साइड 47 सदर पाकिस्तान के अमेरिका के वोटों से मुंतखब हुए हैं, इन्हीं वोटों से मुंतखब हुए हैं सदर पाकिस्तान, जिनके बारे में वो, लेकिन अगर सिंध के लोग बाहर आ जाए उनके खिलाफ, गुजारिश करूं, देखिए सिंध ये 2 महीने के लिए मामला रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये कि नहरों का मसला टेक्निकल मसला था, ये एक्सपर्ट्स का मसला था, इसको सियासी बना दिया गया, जानबूझ के बनाया गया। आप मुझे बताएं, 1 मिलियन जो है एकड़ फीट पानी चाहिए एक नहर के लिए जी। आपने जो है 104 या 106 या 8 की तकसीम की हुई है, 114 आपने करनी थी। उस एकॉर्ड को 91 के एकॉर्ड को पढ़ लें, उसका जो 6 कहता है, उसकी जो 6 है क्लास, उसमें तो आपने डैम बनाने थे, पानी आपने एनहांस करना था, बनानी थी, वो आपने की नहीं है, और इसमें कोई इतना बड़ा पानी रिक्वायर भी नहीं है। चुलिस्तान वफाक पीछे नहीं हटेगा इससे, आपको लगता है? मेरा नहीं ख्याल वफाक पीछे भी नहीं हटेगा, और पीपल्स पार्टी भी बड़ा आराम से सर नीचे करके उसको सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह नियाजी साहब, मोहसिन बेग साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।